नमस्कार बच्चों। हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बोक्सिलिक अम्ल। हमने उसकी केमिकल के जो बनाने की विधियां थी वो देख ली थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख ली थी। आज उसके आगे बढ़ते हैं और हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कुछ जनरल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे, तो उसके बाद केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। देखते हैं C1 से C3 तक, मतलब 1 कार्बन से लेकर 3 कार्बन तक के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं, तीक्ष्ण गंध वाले द्रव होते हैं। और 4 कार्बन से 9 कार्बन तक वाले सड़े मक्खन की गंध वाले द्रव होते हैं। कैसी गंध होती है इसकी? सड़े मक्खन जैसे। और 10 कार्बन से ज़्यादा, 10 कार्बन और उससे ज़्यादा वाले मोम जैसे ठोस होते हैं। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अगर विलेयता की बात करें तो 1 से 4 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में पूर्ण विलय होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बंध ज़्यादा उपस्थित, सक्रिय उपस्थित होता है। लेकिन C5 और उससे आगे विलेयता घटती जाती है। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें उत्पन्न होता जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है नंबर ऑफ साइड चेन के। मतलब जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेगी, मान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें कार्बन की शाखाएं इस तरह से बढ़ती जा रही है, साइड चेन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें एल्कोहल और एसिड दोनों में तुलना करते हैं, तो एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है एल्कोहल से। क्यों? क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन बंध ज़्यादा होते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर, और एल्कोहल में कम होते हैं। एसिड इसी कारण से जो इसकी वाष्प अवस्था में चक्रीय द्विलक बनाता है। कैसे होती संरचना? यहाँ पे हमने कुछ संरचना बनाई है। ये इसकी द्विलक संरचना उपस्थित होती है, जिसमें ये हाइड्रोजन है, ये दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीजन के साथ, और इसका इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये हाइड्रोजन पहले वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित रहता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH जो ग्रुप होता है हमारा, हम उसको अलग अलग करके बाइफरकेट करके उसका अध्ययन करेंगे कि कौन सी रिएक्शंस किसकी होती है। अब यहाँ पे हम फिलहाल अध्ययन कर रहे हैं COH के H की, हाइड्रोजन की, तो ये कौन सी रिएक्शंस देता है। देखो एसिडिक नेचर वाली रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे हाइड्रोजन इसके कारण। क्यों? ये लिटमस टेस्ट देता है। लिटमस टेस्ट कैसे होता है? अम्ल के नीले को लाल कर देता है अम्ल, ये यहाँ पर कर देता है, नीले लिक्विड को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल की सोडियम से क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? RCONA। ठीक है। क्या प्राप्त हुआ हमें यहाँ पर? RCONA। जैसे यहाँ पर अगर हमारा एसिटिक एसिड लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता? सोडियम एसिटेट प्राप्त होता है। ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पर निकल रही है। NaOH के साथ भी सेम प्रोडक्ट प्राप्त होगा, H2 निकलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ H2CO3 प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, और हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम एसिटेट प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर क्या लिया हमने? एसिटिक एसिड लिया हो तो। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे इसकी रिएक्शंस करवाते हैं एल्काइलेशन में। RCONA की रिएक्शन किससे करवाते हैं? एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? हमें एस्टर प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर हम देखें एसिटिक एसिड है, उसकी अभिक्रिया किससे करवाएं? डायजोमेथेन से, तब भी क्या प्राप्त होगा? हमें एस्टर प्राप्त होता है और नाइट्रोजन निकल जाती है। इसके बाद इसकी एल्किन से अभिक्रिया करवा के देखते हैं। एल्किन से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं एसिटिक एसिड की, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। कैसे? देखो CH3CO तो वैसे रहेगा, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर जब इसका हम इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो CH3 CH2 यहाँ पे बीच में जुड़ता है, एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा इसका, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा जाता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होता है। RCOAG इसकी किससे क्रिया करवाते हैं? एल्किल हैलाइड से करवाता है, तब भी हमें एस्टर प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो COH ग्रुप था उसके OH समूह की रिएक्शंस। पहले तो हाइड्रोजन की रिएक्शन देखी एसिडिक नेचर में, अब किसकी अध्ययन करेंगे? OH ग्रुप की अध्ययन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें निर्जलीकरण। जब एल्किन का कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया
P2O5 की उपस्थिति में संपन्न करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। 2 मॉलिक्यूल अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं और जल निकल जाता है। P2O5 की उपस्थिति में क्या निकलता है, जल निकलता है और हमें क्या प्राप्त होगा, एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया PCl3 और PCl5 की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, RCOC। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड की अभिक्रिया करवाते हैं PCl5 की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होगा, एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है और यहाँ पे उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, उप उत्पाद H3PO3 निकलता है। लेकिन अगर इसी एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे करवाएं, PCl5 से करवाते हैं तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, हमें एसिटिल क्लोराइड ही प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट दूसरे बन रहे हैं वो क्या बनेंगे, POCl3 प्लस HCl बनेंगे, जबकि PCl5 में क्या निकल रहा है, H3PO3 निकलता है। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि वो बहुत सी बार ABC करके अभिक्रिया देता है और साइड प्रोडक्ट के रूप में ये देता है, तो हमें इसका मतलब क्या समझना है कि हमने क्रियाकारक क्या काम में लिया है, या PCl5 प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल काम में लिया है। चलो नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी थायोनिल क्लोराइड से। SOCl2 से अभिक्रिया करवाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की तो हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है प्लस SO2 प्लस HCl निकलता है। ये दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें देखो यहाँ पे समझते हैं, एसिटिक या कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी अभिक्रिया करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड से तो ये HCl निकलेगा, यहाँ पे निकल गया और ये पूरा का पूरा समूह जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O और Cl ये जुड़ा। अब इसमें यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं और इस सल्फर और क्लोरीन के बीच का बंध टूटकर अलग हो जाता है। तो देखो थोड़ी देर के लिए एक अवस्था होती है, एक तो ये वाला पार्ट बचता है, एक ये वाला और ये वाला पार्ट बचता है और एक क्लोराइड बचता है। अब ये क्लोराइड और यहाँ पर धनावेश है तो ये क्लोराइड क्या आएगा, धनावेश से जुड़कर क्या बनाएगा, हमारा एसिटिल क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है हमारा उत्पाद, एसिटिल क्लोराइड बनाता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाती है। एक लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं आज की। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, अमोनिया से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पूरा का पूरा समूह जुड़ जाता है और अमोनियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, एमाइड बनता है और इसको फिर से P2O5 की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, साइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, एल्किल साइनाइड हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये आज की हमारी रिएक्शंस थी। नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे का पार्ट का अध्ययन करेंगे।